हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पाठक सर एलपी सरकारी जॉब पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। रूसो कौन था? आपको इसका जवाब देना है। रूसो कौन था? ये एक दार्शनिक था, राजा था, या एक दार्शनिक था, या एक सैनिक, या एक राजनीतिक था? तो आपको बताना है रूसो कौन था। हम आपको बताते हैं, रूसो एक दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक था रूसो। इसी के दर्शन के ऊपर, इसके दर्शन का इतना अधिक प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी जनता के ऊपर कि फ्रांस में क्रांति हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? जालंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, या करनाल में? तो जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर। आपका प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है, अमृतसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वीं शताब्दी तक आपसे पूछा जा रहा, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? ये देश फ्रांस और अमेरिका हैं क्या, या चीन और इटली हैं, या जापान और भारत हैं, या चीन और भारत? तो 18वीं शताब्दी तक संसार के सबसे धनी देश माने जाते थे भारत और चीन। आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूती मिल, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई जेम्स वाटो द्वारा, या जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा द्वारा, या रिचर्ड आर्कराइट द्वारा, या दिन शाह पेंटिंग द्वारा? तो प्रश्न नंबर 4 का आपको उत्तर करना है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन आपको देखना है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा रखी गई थी। रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई। आपका 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। बेलम इनमें से क्या है? बेलम, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कीजिए। भोजपत्र है, काष्ठपत्र है, ताम्रपत्र है, या चर्मपत्र है? बेलम के बारे में आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। बेलम एक चर्मपत्र है। चर्मपत्र। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी सही होगा, चर्मपत्र है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? ये 20.55%, या 18%, या 21.71%, या 20%? तो भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, 21.71% पर भारत में भूमि पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, उत्तर करने का प्रयास करेंगे। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये राज्य कौन से हैं? मेघालय है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश?
तो भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि मिजोरम राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, मिजोरम राज्य। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा, मिजोरम राज्य। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो ये तुंगभद्रा है, या टेहरी है, या दामोदर घाटी है, या नागार्जुन सागर? बताने का प्रयास करें। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो उस परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 9 लौह खनिज का एक उदाहरण है। लौह खनिज का एक उदाहरण है, ये क्या उदाहरण है? मैग्नीज है क्या, या सीसा है, या जस्ता है, या तांबा है? आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे। ऐसा प्रश्न में पिछली कक्षाओं में भी, पिछले सेशनों में भी पढ़ाया हूँ। पिछले सेशन में ऐसे प्रश्न रखे हैं। तो लौह खनिज का एक उदाहरण है मैग्नीज। मैग्नीज 9 का, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही होगा, मैग्नीज। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? आपको इसका उत्तर देना है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जल से, खनिज तेल से, बिजली से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताने का प्रयास करें पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। और भाई खनिज तेल से है। पाइपलाइन के द्वारा ही खनिज तेल को एक दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। अधिकतर खनिज तेल की सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा ही होती है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करने का प्रयास करें। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? तो 4 संशोधन किए हैं। ऑप्शन बी सही है। 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने 4 संशोधन किए थे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? आपसे ये उत्तर पूछा जा रहा है। तो राज्यपाल करता है, या मुख्यमंत्री करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या जिलाधिकारी? तो प्रांतीय शासन का संचालन पूछ रहा भाई। तो शासन का संचालन मुख्यमंत्री करेगा। शासन का संचालन मुख्यमंत्री करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 13 सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? 3 चीजों पर भाई, 3 चीजों पर निर्भर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये समुदाय पर आधारित है, या संप्रदाय पर, या धर्म पर? तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये मान्यता आधारित है सांप्रदायिकता पर।
ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही होगा। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये मान्यता सांप्रदायिकता पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 15 देखिए भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? हीराकुंड बांध से, या सतलज बांध से, या नागार्जुन बांध से, या सरदार सरोवर बांध से? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगी? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर देने का प्रयास करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा, या जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे, या जब जनसाधारण जागरूक होगा, या उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हम बताते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार तब भी संभव होगा जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझें, जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करें, ये भी सही है, जब जनसाधारण जागरूक होगा। अर्थात इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार तभी होगा जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा, जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे, जब जनसाधारण जागरूक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? प्रश्न नंबर 17 भाई देख लीजिए, वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? 600, 400 से अधिक, 700 से अधिक, या 500? तो वर्तमान में पूछ रहा है, वर्तमान में भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। वर्तमान में भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? प्रश्न भाई बहुत अच्छा है, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये स्वर्ण व चांदी के लिए, या उत्पादित सामान के लिए, या उत्पादित मशीन के लिए, या खाद्य पदार्थों के लिए? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं, ये खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एक मार्क खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए भाई, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? प्रश्न नंबर 19 को पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो उपभोक्ता जागरूकता के द्वारा, या नैतिक और अनुचित व्यवसाय के द्वारा, या सामाजिक बल के द्वारा, या इसमें सभी सक्रिय हैं? तो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? उपभोक्ता जागरूक हो गया भाई, उपभोक्ता जागरूक हो गया। तो प्रश्न नंबर 19, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो भारत का उपभोक्ता जागरूक हो गया। उपभोक्ता जागरूकता ही आपका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ए होगा, उपभोक्ता जागरूकता।
प्रश्न नंबर 20, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में, या मार्च 2015 में, या जनवरी 2012 में, अप्रैल 2010 में। तो बताने का प्रयास करें, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए भाई बताएं, इसका उत्तर दें। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें। किसी प्रश्न का उत्तर जानने की अगर इच्छा हो, किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा हमें बताएं, हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लें। तो इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में यह अधिनियम पारित हुआ था। तो चलिए इसी सेशन के साथ, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।